पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा, रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। सुबह की नमाज पढ़कर मैं दोबारा सो जाता था। गो ये कोई अच्छा अमल नहीं है, लेकिन बस आदत बनी थी। दिन चढ़े उठकर नाश्ता करता, अबू जान जमीनों की तरफ निकल जाते और दोपहर को लौटते थे। मैं थोड़ी देर अम्मी जान और फुप्पो जान से गपशप करता, अब्दुल्ला से खेलता और फिर लेट जाता। पलवशे या रोमा में से कोई एक मेरा साथ देने आ जाती। अंगूर अड्डे से लौटे 3 दिन हो गए थे। पलवशा ने सीधे मुंह बात करना तो दरकनार देखना गवारा नहीं किया था। ये तो नामुमकिन है कि घर के बड़ों को हमारी खफगी का पता न चलता, मगर उन्होंने इस्तफसार नहीं किया था। वो घर में मेरा आखिरी दिन था। नाश्ता करके मैंने रोमा से पलवशा का पूछा। वो शोखी से मुस्कुराई। अपने कमरे में घुसी है, आप मनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने उम्मीद जाहिर की, हाँ आखिरी दिन है, शायद मान जाए। वो पुरखुलूस लहजे में बोली, इंशाल्लाह मान जाएगी। दिल में पिया जोत जलाए मैं उसके कमरे की तरफ पड़ गया। उमूमन वो उस वक्त फुप्पो जान और अदील के कमरे में घुसी होती थी, मगर आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन था। शायद वो मुझे मनाने का मौका फराहम करने को अपने कमरे में लेटी थी। दरवाजा हल्के से खटखटा कर दाखिल हुआ। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो आंखें बंद किए बैठी थी। नपे तुले कदम रखते हुए मैं करीब पहुंचा, हल्के से खनकार कर उसके साथ बैठ गया। उसके बदन में जुम्बिश नहीं हुई थी, ना उसने आंखें खोलने की जरूरत महसूस की थी। लम्हा भर बैठकर मैंने उसका हाथ नरमी से थामा और हौले हौले सहलाने लगा। मैंने तमहीद बांधने की जरूरत महसूस नहीं की थी। माफी नहीं मिलेगी? वो बेहिस्सो हरकत बैठी रही। मैंने कहा, कल वापसी है और तुम फौजियों की हंगामा खेज जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हो। क्या मालूम मौत लौटने की मोहलत न दे। मैंने जज्बाती धूस जमाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुई। मैं मुल्तजी हुआ, मुझसे गलती सरजद हुई, हिमाकत कर बैठा। बेवकूफी हो गई, गुनाह किया है, जहालत का मुजाहरा किया है। जो समझो मुझे कबूल है, बस राजी हो जाओ। तुम्हारी खफगी बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज सिर्फ एक बार माफ कर दो, आखिरी बार। उसकी जज्बात से आरी आवाज उभरी। एक शर्त पर। मैं खुशी से उछल पड़ा, कबूल है, हर शर्त कबूल है, बगैर सुने मंजूर करता हूँ। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में मेरे सर पर डंडा रसीद किया। मुझे तलाक चाहिए। मैंने उसे बाजुओं से थाम कर मुतवहश अंदाज में झंझोड़ा। क्या? होश में तो हो? एक झटके से खुद को आजाद करवाते हुए वो बेड से उठकर कुर्सी पर जा बैठी। तलाक नहीं दोगे तो मैं खुला ले लूंगी। मैंने कहा, शायद मार खाने को जी चाह रहा है। दुरुस्ती से कहते हुए मैं जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा। मेरे करीब पहुंचने से पहले वो तन कर खड़ी हो गई थी। किसी गलत फहमी में न रहना। मैं अपनी जगह मुंजमद होकर फटी फटी निगाहों से उसे घूरने लगा। जज्बात से आरी चेहरा लिए वो बेनियाजी से खड़ी थी। 2-3 लम्हों बाद मेरे हलक से रिंधी हुई आवाज बरामद हुई। पलवशे। वो बोली, चंद दिन की मोहलत देती हूँ, खूब अच्छी तरह सोच लो, नहीं तो मुझे फुप्पो जान और बाबा जान को सारी बात बताकर अदालत से रुजू करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो लंबे डग भरती दरवाजे की जानिब चल दी। मैं निठाल सा बेड पर गिर गया था। वो मेरे तसव्वुर से ज्यादा खफा थी। मुझे गुमान भी नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। मैं काफी देर तन्हा लेटा सोचता रहा और आखिर यही फैसला किया कि उसे अपने हाल पर छोड़ देना बेहतर रहेगा। यकीनन 2-3 माह की जुदाई उसका गुस्सा कम करने में मुआवन साबित होती। अलबत्ता ये इत्मीनान जरूर था कि अम्मी जान और अब्बू जान उसे कभी ऐसा कदम उठाने की इजाजत न देते। आखिरी रात भी उससे दूरी रही। सुबह मेरे जाने के वक्त उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। कई बार दस्तक देने के जवाब में भी उसने दरवाजा खोलने की जहमत न की। मजबूरन उसे मिले बगैर रुखसत होना पड़ा। रास्ते में उसकी नाराजगी का सोचते हुए पता ही न चला किस वक्त यूनिट के दरवाजे पर पहुंच गया। सरदार खान 10 दिन पहले ही वजीरिस्तान रवाना हो गया था। घंटी पर बात करते हुए उसने मुझे खूब खरी खरी सुनाई थी। जन मुरीद, निकम्मा, निखट्टू, हट हराम, बेशरम, डरपोक, गद्दार और भी काफी हिजियान बकता रहा, जिसमें नाकाबिले तहरीर अल्फाज की कसरत थी। उसे मेरे 10 दिन छुट्टी लेने पर तब चढ़ा हुआ था।
वो खुद तो महीना छुट्टी काट सका था, मेरे जायद दिन उसे हजम नहीं हो रहे थे। यूं भी फौज में घर से कॉल करके छुट्टी मांगने का रिवाज कम ही है। अव्वल तो ऐसी दरखास्त की सुनवाई ही नहीं होती, बिलफर्ज कोई सीनियर मान भी जाए तो वापसी पर ऐसे जवान का इंटरव्यू जरूर होता है, जिसका मकसद तफसील मालूम करने से ज्यादा जवान को शर्मिंदगी दिलाना होता है। इस वजह से फौज में किसी हादसे वगैरह की वजह से ही मजीद छुट्टी मांगने की जुर्रत की जाती है, वैसे नहीं। दरवाजे ही से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। एक यूनिट से ताल्लुक रखने वाले घर के अफराद की तरह होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में गमगीन और खुशी और मुसर्रत में शामिल। रोमा को कॉल करके मैंने खैरियत से पहुंच जाने का मुजदा सुनाया और साथ ही नाराज महबूबा की खैरियत भी पूछ ली। रोमा ने मुस्कुराकर कहा, उसे क्या हुआ, ठीक ठाक और हट्टी कट्टी है, अब अब्दुल्ला के साथ अटकेलियां कर रही है। थोड़ी देर बाद मैं अपनी प्लेटून के कमरे में बैठा हुआ था। दोस्त अहबाब इकट्ठे हो गए थे। मौसम की मुनासिबत से पहले ठंडे से तवाज़ो हुई, फिर चाय का दौर चलने लगा। उसी गपशप में शाम की अजान होने लगी थी। मैं नमाज पढ़कर खाना खाने सोल्जर मेस की तरफ चल पड़ा, मगर रास्ते ही में हवालदार मेजर का पैगाम मिला कि मुझे राव तसव्वुर साहब याद कर रहे थे। डिनर का इरादा मौखिर करते हुए मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। पुरतपाक मौनक़े के बाद उन्होंने बैठने का इशारा किया। रस्मी गुफ्तगू के दौरान ही उनका अर्दिली खाना ले आया था। खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही। कहवा पीते हुए वो मतलब की बात पर आए थे। इशा पढ़कर तुम्हें कमांडिंग ऑफिसर को मिलना है। मैं हैरान रह गया। इस वक्त तसव्वुर साहब ने कहा, वो बेसब्री से तुम्हारे मुंतजिर थे और पहली फुर्सत में मिलने का हुक्म दिया है। मैंने पूछा, बंगले पर जाना पड़ेगा? वो बोले, इशा पढ़कर हंगामी चिट्ठियां वगैरह दस्तखत करने थोड़ी देर दफ्तर में बैठते हैं, तभी मिल लेना। मैंने अस्बात में सर हिलाया, ठीक है सर। उसके बाद हम इशा तक इकट्ठे बैठे गपशप करते रहे। आखिरी मिशन के बारे में उन्होंने कुरेद कुरेद कर तफसील मालूम की थी और हमारे मचान छोड़कर भागने के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हमारा जरमीना लोगों की हवेली में घुसकर दुश्मन से दो दो हाथ करना ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मोर्चा बंद होकर उनका ज्यादा नुकसान कर सकते थे और अपनी सिपाह का अफगान नाले में मौजूद होने का मतलब यही था कि अपने हदफ का खात्मा करके वो हमारी मदद को जरूर पहुंचते। उनका दावा था कि यूं हम दुश्मन का ज्यादा नुकसान कर सकते थे। इशा पढ़कर मैं कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम के दफ्तर में पहुंच गया था। अर्दिली को भेजकर अपनी आमद से मुत्तला किया। उन्होंने फौरन अंदर बुला लिया था। खुश आमदीद जवान। उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे मुसाफे को हाथ बढ़ाया। मैंने अदब से हाथ मिलाकर उनके इशारे पर नशिस्त संभाल ली। आखिरी मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद देकर उन्होंने घर बार की खैरियत पूछी और मतलब की बात पर आ गए। बरखुरदार, मैं बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर था। एक मौजिज़ शख्स का एहसान बकाया है और अब उन्होंने खुद दरखास्त करके ये मौका फराहम किया है जो मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने फर्मा बरदारी से सर झुकाया। हुक्म करें सर। वो तफसील बताते हुए बोले, उन्होंने एक बेहतरीन स्नाइपर का तकाजा किया है। गो इस ज़मन में बाकायदा सरकारी चिट्ठी भी हमें मिल चुकी है, मगर उन्होंने घंटी करके दरखास्त की थी कि अपना बेहतरीन स्नाइपर उनके हवाले करूं और मैंने राव तसव्वुर साहब के मशवरे से तुम्हारा इंतखाब किया है। तुम्हें ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि हफ्ता भर पहले मेरे मोहसिन ने दोबारा कॉल करके याद दहानी करवाने के साथ ये कहा है कि इस मिशन पर उस स्नाइपर को मुकर्रर करूं जो इंडियन दहशतगर्द रंजीत चोपड़ा को ठिकाने लगाने गया था। मैं इनकिसारी से बोला, मेरे बारे में तसव्वुर साहब कुछ ज्यादा ही खुश फहम है। वसीम साहब का कहकहा बुलंद हुआ, वो तो मैं भी हूँ। मैंने मतलब की बात जानना चाही, करना क्या है सर? उनका दूसरा कहकहा बुलंद हुआ, पता नहीं। मैं भी हंस दिया। वो बोले, इस पते पर चले जाओ, तफसील वो खुद ही बताएंगे। वसीम साहब ने एक खूबसूरत तारुफी कार्ड मेरी जानिब बढ़ा दिया। कार्ड लेकर मैंने मुंदरजात पर निगाह दौड़ाई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फहीम असलम अंसारी का नाम और चकलाला कैंट रावलपिंडी का पता दर्ज था। साथ ही मोबाइल फोन नंबर और PTCL नंबर भी दर्ज थे। इतने सीनियर अफसर के नाम ने मुझे मरूब कर दिया था। फौज का ऑफिसर रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस, जवानों के लिए एक सा काबिल एहतराम होता है। उसके नाम के साथ साहब का साबिका यूं जुड़ जाता है कि नाम का हिस्सा ही मालूम होता है। मैंने पूछा, सर ब्रिगेडियर साहब को किस वक्त मिलना होगा? वसीम साहब बोले, वो इतने बेचैन हैं कि रात के 3 बजे भी चले जाओ तो खुशामदीद कहेंगे। मैंने पूछा, आपका क्या हुक्म है सर? वो खुश दिली से बोले, थकन महसूस नहीं कर रहे तो ब्रिगेडियर साहब के घर तक छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, आपको जहमत होगी सर। मैंने रस्मी झिझक जाहिर की कि वेस्ट्रिज से चकलाला कैंट का फासला इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन रावलपिंडी की सड़कों पर जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है वो मुख्तसर फासले को तवालत में तब्दील कर देता है। मेरे इस्तफसार को रजामंदी जानते हुए वो खड़े हो गए। बोले, इस बहाने अंसारी साहब को मिल लूंगा। रास्ते में वो संजीदगी से बोले, बरखुरदार, याद रखना अंसारी साहब पाकिस्तान के
हीरो हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी जवानी वतन अजीज पर कुर्बान कर दी। मजीद तफसील उनसे गपशप करते हुए पता चल जाएगी। मैंने बज़ाहिर सादत मंदी से सर हिलाया, जी सर, मगर उनकी याद दहानी अजीब लगी थी, क्योंकि ब्रिगेडियर के ओहदे तक सर्विस करने वाले के बारे में ऐसी यकीन दहानी करवाने की कोई खास वजह नजर नहीं आ रही थी। बिलाशुबा 30 साल सर्विस करने वाले को वतन के लिए पसीना और खून बहाने के कई मौके मिले होंगे। चकलाला कैंट तक हमें घंटा एक लग गया था। दाखिले पर अपनी शनाख्त करवा कर वसीम साहब छावनी की कुशादा और हमवार सड़कों पर कार दौड़ाने लगे। 10-15 मिनट बाद कार एक दरमियाने हजम के बंगले के सामने रोककर हम तारुफ करवाते हुए अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद हम अंसारी साहब के सामने बैठे थे। अंसारी साहब पुररोब शख्सियत के मालिक थे। नफासत से तुरशी हुई छोटी दाढ़ी जिसमें निस्फ से ज्यादा बाल सफेद नजर आ रहे थे, घनी मूछें, खिलती हुई सफेद दूधिया रंगत, गहरी स्याह आंखें जो मुकाबिल का एक्सरे करती नजर आती। उनके हमरा 30-32 साल की जवान तरहदार खातून भी मौजूद थी। इससे पहले कि अंसारी साहब के साथ उसके रिश्ते का ताजुन करने को जहन के घोड़े दौड़ाता, अंसारी साहब उन्हें मुखातिब हुए। शहनाज बेगम, हमें चाय पिलाकर आप आराम कर सकती हैं। वो बोली, जी जरूर, और खुशदिली से मुस्कुराते हुए खादिमा को आवाज देने लगी। चाय आने तक अंसारी साहब कर्नल वसीम से रस्मी गुफ्तगू करते रहे। हमें चाय पिलाकर शहनाज बेगम ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गईं। अंसारी साहब कर्नल वसीम की तरफ मुतवज्जे हुए। तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि हम काफी देर तक गपशप करने वाले हैं। वसीम साहब बोले, शुक्रिया सर, और इजाजत मिलते ही रुखसत हो गए। कर्नल साहब के जाते ही वो बेतकल्लुफी से मुखातिब हुए, तो आजकल क्या चल रहा है जीशान मियाँ? मैं अदब से बोला, छुट्टी से आज ही लौटा हूँ सर, पहले पाक अफगान सरहद पर तैनात था। वो बोले, घर में खैरियत है? अगर मजीद छुट्टी चाहिए हो तो बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दौरान मिशन तुम्हें घर के मसाइल सताते रहें। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत है, आप बेफिक्र होकर काम बता सकते हैं। वो साफ गोई से बोले, गो एक पाकिस्तानी स्नाइपर को मौत से डराना अजीब बल्कि अहमकाना लगता है, लेकिन तुम्हें खतरे से आगाह किए बगैर नहीं रह सकता। चूंकि ये मेरा जाती काम है और तुम्हारी जिम्मेदारी वतन की खिदमत और हिफाजत है, इसलिए तुम्हारे पास इनकार का इंतखाब मौजूद है। मैं मोहतात अंदाज में बोला, मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े ओहदे का ऑफिसर कोई गैर कानूनी काम लेना चाहेगा। बाकी अहले पाकिस्तान की खिदमत भी दरअसल वतन की ही खिदमत है। उन्होंने भरपूर कहकहा बुलंद किया, होशियार रहो। गैर कानूनी काम का जिक्र करके अपनी तरजीहात का ऐलान खूबसूरत अंदाज में मुझ तक पहुंचाने का शुक्रिया। मैं खफीफ होता हुआ बोला, सर अगर बुरा लगा हो तो माजरत खा हूँ। वो खुशदिली से बोले, अच्छा लगा है, इसलिए तो शुक्रिया कहा है। मैंने कहा, तो काम बताएं। उनके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो शरारती लहजे में बोले, एक खूबसूरत पुरकशिश जाजिब नजर हसीना को अगवा करवाना है। उम्र यही कोई 18 साल 8 महीने, और उन्होंने घड़ी पर निगाह डालकर लम्हा भर तौक़ुफ़ किया। 17 दिन। नाम है प्रमा मल्होत्रा। मैंने उलझन आमेज हैरानी से पूछा, समझा नहीं सर? वो शोखी से बोले, मैं समझा दूंगा, पहले हामी तो भरो। मैं इतने सीनियर ऑफिसर के मजाक का बुरा भी नहीं मना सकता था, मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। मैंने कहा, सर कसम ले लें कभी किसी लड़की को अगवा करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, न अगवा बराए तावान वाले किसी टोले से वाकफियत है। मेरा काम तो ट्रिगर दबाकर दुश्मन को ऊपर पहुंचाना है, और किसी खूबसूरत लड़की पर गोली चलाना, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, खासा दुश्वार है। वो दिल खोल कर हंसे। पहली नजर में पुर्रोब, संजीदा और बुर्दबार नजर आने वाला शख्स निहायत जिंदा दिल, हंसमुख और जल्द बेतकल्लुफ होने वाला था। बोले, यार तुम्हें गोली चलाने को किसने कहा है? उसे गोली लगी तो उससे पहले मेरी जान निकल जाएगी। मैंने कहा, अगवा करके लाना है, और ईमान से वो मुझे शहनाज बेगम से भी कई गुना ज्यादा अजीज है। वो है ही इतनी प्यारी कि अब क्या कहूँ। मैंने चुप साध ली। उन्होंने एक और कहकहा उछाला, शायद सोच रहे हो कि एक बुढ़ा 18 साला दोशीजा से कैसे मोहब्बत कर सकता है, मगर यार मोहब्बत तो मोहब्बत है ना, किसी से भी हो सकती है। मुझे भी हो गई। मैं हकलाया, नहीं सर, ऐसी गुस्ताखाना सोच मेरे दिमाग में पैदा नहीं हो सकती। उन्होंने एकदम गैर मुताल्लिक सवाल पूछा, शादीशुदा हो? मैंने इस बात में सर हिलाया, जी सर, और दुश्मने जान कूद कर मेरी आंखों में आ बसी। वो तो नाराज होना जानती ही नहीं थी, पता नहीं इतना संजीदगी से खफा होना कहाँ से सीख लिया था। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बच्चे कितने हैं? मैंने कहा, सर एक बेटा है। उन्हें संजीदा देखकर मेरे होंठों से भी हंसी गायब हो गई थी। उनके सवाल जारी रहे, जानते हो मर्द को बेटा ज्यादा प्यारा होता है या बेटी? मैंने कहा, सर सुना तो यही है कि बेटी ज्यादा प्यारी होती है। वो बोले, सही सुना है, बेटी बहुत प्यारी होती है, खासकर उस सूरत में जब इकलौती हो।
वो दुखी नजर आने लगे। हंसते चेहरे पर गम के बादल छा गए थे। चंद लम्हे गहरी सोच में डूबे रहे और फिर मेरी तरफ रुख मोड़ा। गहरे राजों की अमीन आंखों में पानी की मिकदार गुंजाइश से बढ़ गई थी। अगले ही लम्हे मुकद्दस पानी कटोरों का बंद उबूर करके गालों पर लुढ़कते हुए ऐलान करने लगा कि दुख के इजहार में बड़े ओहदादारान का तरीका कम दर्जा लोगों से मुख्तलिफ नहीं होता। उन्हें आबदीदा देखकर मैं महजूब हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तसल्ली दूं। एक सिपाही ब्रिगेडियर को क्या दिलासा देता, मगर फिर मैं हौसला करके उठा और करीब बैठकर उनका हाथ सहलाने लगा। सर, दुखों का मुकाबला करना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल करना ऐसा हथियार है जो हर दुख का गला काट देता है। उम्मीद का दामन पकड़े रखना कामयाबी की नवीद दिलाता है, और जब तक आस जिंदा होती है नामुमकिनात ज़हूर पजीर होते रहते हैं। गहरा सांस लेते हुए उन्होंने रुमाल आंखों पर फेरा और शफकत भरे लहजे में बोले, शुक्रिया बेटा। मैं खामोशी से उनके मजीद बोलने का मुंतजिर रहा। 2-3 लम्हे सोचने के बाद उन्होंने इंकिशाफ किया। प्रमा मल्होत्रा मेरी बेटी है, मेरी नन्ही शहजादी, जान से प्यारी परी है। मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या? मेरी हैरानी को दरखोर एतना न जानते हुए उनकी बात जारी रही। उस वक्त मैं कैप्टन था। 3 माह दौरानिये के इंटेलिजेंस कोर में नुमाया कारकर्दगी ने मेरे लिए एक ऐसी राह का तयन कर दिया था जिसे इख्तियार करने की सूरत में घर बार क्या, वतन की आबो हवा भी शजरे ममनुआ बन जाती। गैर शादीशुदा होना मेरा इंतखाब करने वालों के लिए मजीद तरगीब आमेज था। मुझे अपना प्यारा वतन छोड़कर गैर मुअय्यना मुद्दत तक भारत में रहना था। काफी सोच विचार के बाद मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया। वालिदा साहिबा हयात नहीं थी, वरना ये फैसला आसानी से न कर सकता। वालिद साहब रिटायर्ड कर्नल थे और एक फौजी को वतन की मोहब्बत का दर्स देना उसकी खिदमत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने मेरे फैसले को कुशादा दिली से सराहा था। बिलाशुबा वो एक अजीम शख्स थे। आज अपनी औलाद से जुदा होने के बाद मुझे उनके दुख का इदराक हो रहा है। गो मुझसे बड़ा भाई उन्हें संभालने को मौजूद था, पर उनका अपना मकाम था और वो मेरी जगह कभी पुर नहीं कर सकते थे। अबू जान की शफकत पिदरी पर वतन की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने अपने दुख को बज़ाहिर हंसते हुए गले से लगा लिया था। खैर, मेरी रजामंदी और अबू जान की इजाजत मिलने के बाद मेरी तरबियत नए सिरे से शुरू हुई, जो साल भर जारी रही। तब पता चला कि 3 माह के कोर्स में मेरी सिखलाई अबजद से आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस बार मुझे हिंदी और भारत में बोली जाने वाली दूसरी 2-3 मशहूर ज़बानें मराठी, तमिल वगैरह सिखाई गईं। हिंदी रस्मुल खत यानी देवनागरी सिखाया गया और मेरी तरबियत इस नहज पर हुई कि मैं सोचता भी हिंदी में था। बेशक हिंदी उर्दू की असल एक है, मगर वक्त गुजरने के साथ उर्दू में संस्कृत के मुश्किल और नाकाबिल फहम अल्फाज मतरूक हो गए और उनकी जगह अरबी और फारसी के सहल और खुश तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज कसीर तादाद में दर आए और उर्दू ने रस्मुल खत भी अरबी फारसी से मुस्तार लेकर एक अलहदा शनाख्त बना ली, जबकि हिंदी संस्कृत से जुड़ी रही। मुझे नई शनाख्त मिली। मेरा नाम पारेश मल्होत्रा रखा गया। अंबाला के एक मज़ाफ़ाती गांव की शहरियत मिली। नकली वालिदैन मिले, लेकिन उन बेचारों की नजर में मैं उनका सगा बेटा ही था। इस मामले में जरा सा भी खतरा मोल नहीं लिया गया था। मोहन मल्होत्रा का बड़ा बेटा लड़कपन में गायब हो गया था। उसकी तलाश में काफी सरगर्मी दिखाई गई, मगर बेटा वापस न मिल सका। आखिर रो धोकर उन्हें चुप साधना पड़ी। माँ किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी कौम की हो, माँ ही होती है। औलाद को भूल जाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। राधा मल्होत्रा अभी अपने बेटे को भुला नहीं पाई थी। पाकिस्तान में जूं ही मेरी तरबियत शुरू हुई, अंबाला में मौजूद मखसूस अफराद ने मोहन मल्होत्रा के गिर्द दायरा तंग करना शुरू कर दिया। बड़ी चाबुकदस्ती और मंसूबाबंदी से उस तक बेटे की जिंदगी की नवीद पहुंचाई गई। पगली माँ की तो नींदें ही हराम हो गईं। अपनी बेचैनी और बेकरारी पर जो दबीज पर्दे डाले थे वो तारे अनकबूत की तरह बिखर गए। मेरी नागुफ्तबे हालत की तस्वीर दिखाकर उनके सुकून और आराम को तहोबाला किया गया। यहाँ तक कि मोहन मल्होत्रा ने बेटे की बाजियाबी की कोशिशें तेज कर दी। दौरान तरबियत मुझे उनके पूरे खानदान की तस्वीर दिखाकर न सिर्फ उनकी शनाख्त मेरे दिल में नक्श की गई, बल्कि पारेश मल्होत्रा के दाएं गाल पर बना मखसूस तिल और बाईं कोहनी पर पुराने जख्म का निशान भी मेरे जिस्म का हिस्सा बन गया था। तरबियत के खात्मे पर मैं खुफिया तरीके से अंबाला पहुंचाया गया। आखिर एक दिन मोहन मल्होत्रा अपने बेटे के हुसूल में कामयाब हो ही गए। 7-8 साल बाद उन्हें बेटा मिला था। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मुझे अपने अगवा की मुकम्मल कहानी असबर थी। कोई दकीका फुरो गुजाश्त नहीं किया गया था।